हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग थर्ड टॉपिक करने वाले हैं एसए का, बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन के लिए। थर्ड टॉपिक हमारा क्या होगा? रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब देखिए ये टॉपिक ऐसा है, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, क्या है? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो ज़रूरी नहीं कि टॉपिक यही है, घुमा फिरा के आ सकता है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर। तो टेक्नोलॉजी का रोल कहीं भी आ सकता है कंट्री में। तो मैं इसको एक ओवरऑल तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आपका जो है सारा सेगमेंट जो है कवर हो जाए। क्या हो जाए? सारा सेगमेंट जो है आप कवर कर पाओ, आपको एक ब्रॉडर आइडिया मिले कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, कहाँ कहाँ एग्जीक्यूट हो सकते हैं और इनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो आपको जब ऐसे लिखना होगा तो आप इजीली उसको लिख पाओगे। कभी भी ध्यान रखिएगा, कोई भी एक टॉपिक होता है तो ज़रूरी नहीं सेम टू सेम टॉपिक आ जाए, उसके इर्द गिर्द भी आ जाएगा तो आप लिख पाओगे। ऐसा पढ़ना आपको चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कंटेंट होगा, आपको फॉर्मेट पता होगा कि कैसे लिखा जाता है, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, तो उसके बेसिस पे आप लिख पाओगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे इनरोल होना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, जो पेड बैचेस है, तो आप निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स जो है आप ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको वहाँ पे मिलेगा पेड क्लासेस। उसमें फ़र्क क्या है ऑनलाइन क्लासेस में जो मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूँ और पेड बैचेस में, कि वहाँ पे थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर वाइज मिलेगा, ई बुक्स प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी जैसे प्रेसी राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, वहाँ पे करवाया जाता है। यूट्यूब पे आपको क्या मिलेगा? आपको ऐसे प्रैक्टिस हम फ्री में करवा रहे हैं, वो सबके लिए एक ही है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप बाकी चीज़ें खुद से कर सकते हो तो आप खुद से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? द इंडियाज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि उसी वही हो गया रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसको सिंप्लीफाइड तरीके से लिख दिया गया है। अ रिवोल्यूशनरी जर्नी, मतलब कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो इंडिया का क्या क्या किस सेक्टर में कैसे कैसे हुआ है, उसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स, कुछ कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। कोशिश कीजिए ऐसे पढ़ने के समय में जब भी करते हो तो आप उसको इंटर रिलेट कर पाओ चीज़ों से। एजुकेशन से कैसे रिलेटेड है, हेल्थ से कैसे रिलेटेड है, उसको सेगमेंट वाइज पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे ये हेडिंग है, मैं यहाँ पे इसलिए दिया हूँ ताकि आपको याद रहने में दिक्कत ना आए, आप समझ पाओ। जब एग्जामिनेशन में बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि एग्जामिनेशन में जब आप लिखते हो तो आपको सिर्फ पैराग्राफ में लिखना है। क्या लिखना है? पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, वहाँ पे कोई हेडिंग सब हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। तो क्या है? इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड टेक्नोलॉजी हैज इमर्ज्ड एज ए कॉर्नरस्टोन ऑफ ग्रोथ एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो आपको देखना कि टॉपिक अगर जैसे इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया एज ए होल आपको लेना है, जैसे कि ग्रोथ हो रहा है, गवर्नेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो इस तरीके से आपको इंक्लूड करना चीज़ों को। अगर एजुकेशन से रिलेटेड रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे फोकस करना है। ठीक, इंडियाज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टैंड्स एज अ रिमार्केबल सक्सेस स्टोरी ऑफ इनोवेशन, इंक्लूसिविटी एंड स्ट्रेटेजिक विजन। ठीक है, ये तो हो गया आपका इंट्रो वाला पार्ट। इंट्रो में अगर आप कुछ फैक्ट्स या कोटेशन डालते तो ये आपके इंट्रोडक्शन को और इनहेंस कर देता है और बेहतर बना देता है। तो जैसे देखिए आपको यहाँ पे एक डेटा दिखेगा, विद ओवर 830 मिलियन इंटरनेट यूजर्स, 830 मिलियन यूजर्स हैं हमारे इंटरनेट यूजर्स हैं कहाँ? इंडिया में। इंडिया हैज पोजिशन्ड इटसेल्फ एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटली कनेक्टेड डेमोक्रेसी। इंडिया जो है पूरे विश्व में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पे 830 मिलियन लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं फिलहाल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। अगर आपका कोई भी डिजिटल से रिलेटेड कोई भी ऐसे आता है, किसी भी प्रकार से आता है, किसी भी एग्जामिनेशन में आता है, नॉट ओनली इन सिविल कोर्ट एग्जामिनेशन, कहीं भी फ्यूचर में आप देते हो तो वहाँ पे ये सब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। अब हम बात करते हैं, इंट्रोडक्शन हमारा हो गया, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आप बॉडी की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा गया फाउंडेशन ऑफ डिजिटल इंडिया। मतलब कि फाउंडेशन जो है, स्टार्टिंग जो जिसपे काम करना बहुत अच्छे स्टार्ट हुआ, ऐसे तो बहुत पहले से हो रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जहाँ पे जोर दिया गया, बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया, वो क्या है? द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2015 सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज डिजिटल रिवॉल्यूशन। 2015 से डिजिटल रिवॉल्यूशन को लेकर के बहुत ही जोर दिया गया सरकार की तरफ से
ठीक है, तो उस चीज को यहाँ पे आप बॉडी में स्टार्ट कर सकते हो। इट्स 3 कोर पिलर्स, स्ट्रेंथनिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या क्या 3 कोर पिलर्स है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना है, उसको मजबूती देना है। डिलीवरिंग सर्विसेज डिजिटली, जो सर्विस डिलीवरी है हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से सर्विसेज जो है डिजिटली डिलीवर किया जा रहा है या जा सकता है। एंड प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल चीज़ों को करने के लिए, इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको डिजिटल लिटरेसी का होना बहुत ही ज़रूरी है। एंड इंक्लूजन, मतलब हर एक दबके के लोग, गरीब हो, अमीर हो, गांव से हो, शहर से हो, हर दबके के लोग को आपको इसमें इंक्लूड करना होगा डिजिटल लिटरेसी में, तभी ये जो है प्रोग्राम सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपको, इसमें कीवर्ड्स है जैसे डिजिटल लिटरेसी, ठीक है, इंक्लूजन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं आपको इसको दिमाग में रखना होगा, इसको समझना होगा कि इसको बोलते क्या है। और कैसे समझ में आएगा, जब हम आप इसको बाय लेंथ यानी कि बहुत डिटेल में डिस्कस करोगे, समझोगे, तब आपको ये लंबे टाइम तक याद रहता है। उसके बाद अपने हिसाब से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो एग्जामिनेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब देखिए कि यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट डेटा है, बिटवीन 2019 एंड 2021 इंटरनेट सब्सक्रिप्शंस ग्रू बाय 150%। 2019 और 2021 के बीच में इंटरनेट सब्सक्रिप्शन यानी कि जो इंटरनेट यूज करने वाले लोग थे वो कितने परसेंट से बढ़ गए, 150% से बढ़ गए। ये बहुत बड़ा जंप है। आप देख सकते हैं कि कोविड के टाइम पे, स्पेशली कोविड के टाइम पे जो इंटरनेट यूजर्स थे वो काफ़ी बढ़ गए थे, क्योंकि लोग घर में बैठ के इंटरनेट का काफ़ी इस्तेमाल किया करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो कितना परसेंट ग्रोथ हुआ था, 150%। उसमें क्या है, 95.76 मिलियन न्यू यूजर्स इन रूरल एरियाज। आप देख रहे हैं रूरल एरियाज में कितने लोग बढ़े थे, 95.76 मिलियन, बहुत अपने आप में बड़ी बात है। एंड 92.8 मिलियन इन अर्बन रीजन्स। यहाँ पे ग्रोथ कम है एज कंपेयर टू रूरल, मतलब गांव के लोग ज्यादा इंटरनेट यूज कर रहे थे। किस पीरियड में, 2019 से 2021 के पीरियड में। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने है, जैसे डिजी लॉकर, ठीक है, आपने सबने सुना होगा, लॉन्च्ड अंडर दिस इनिशिएटिव, किस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के इनिशिएटिव में, ठीक है। नाउ बोस्ट ओवर 16 करोड़ रजिस्ट्रेशन, 16 करोड़ से ज्यादा लोग इस पर रजिस्टर हो चुके हैं। प्रोवाइडिंग सिक्योर डिजिटल एक्सेस टू पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। डिजी लॉकर जिनको नहीं पता है क्या होता है, जैसे इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व कर सकते हो। आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे होता है, आप यहाँ पे रजिस्टर कीजिए, ठीक है, आप अपना आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालोगे, तो जो आपका सारा गवर्नमेंट डेटा है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स है, वहाँ पे आपके अवेलेबल होते हैं, जैसे 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वहाँ से आप सब कुछ एक्सेस कर पाते हो। ठीक, तो ये होता है डिजिटल, और सेफ होता है, वो एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो यहाँ पे कोई भी डेटा प्राइवेसी, डेटा ब्रीच का कोई इश्यू एज सच नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, एडिशनली द प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, जिसको बोलते हैं PMGDSA, लॉन्च्ड इन 2017, has trained 5.96 crore candidates and certified 4.44 crore students, making it the world largest digital literacy program. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान में क्या क्या किया गया, 5 करोड़, लगभग 6 करोड़ बच्चों को, कैंडिडेट्स को ट्रेन किया गया, किसके, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत उनको डिजिटली अवेयर कराया गया, ठीक है। और इतने सारे स्टूडेंट्स को सर्टिफाइड किया गया कि हाँ ये लोग डिजिटली ट्रेंड हैं। तो दिस वाज अ ग्रेट इनिशिएटिव टेकन अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ठीक है। और ये कब स्टार्ट हुआ था, 2017 में। एक और चीज देखिए, आपको जो मैं यहाँ बता रहा हूँ जरूरी नहीं आपको याद रह जाए, आप लिख पाओ एग्जामिनेशन। इसका थोड़ा भी अगर 30-40% भी अगर आपने लिख दिया, जैसे आपका 150 वर्ड्स में लिखना है सपोज, तो 150 वर्ड्स में आप थोड़ा बहुत भी लिख दोगे, जैसे इसका नाम ही लिख दिया, ठीक है, डिजी लॉकर का आपने कर दिया, तो ये उतना सफिशिएंट हो जाता है। आपको एक्सप्लेन यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप भूल नहीं पाओ। देखो इतना एक्सप्लेन करने के बाद आपको एक चीज तो तय है ना कि डिजी लॉकर आपको याद रहेगा, ठीक है। आपको ये डेटा हो सकता है याद रहे 150% वाला, अगर आप इतना भी लिख दोगे तो आपका काम बन जाएगा वहां पे। जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा सेंटेंस जो मैं बता रहा हूँ आपको वहां पे लिखना है। वैसे लास्ट में मैं शॉर्ट वाला जो नोट्स होता है वो प्रोवाइड कराता हूँ PDF में, वो भी आप पढ़ सकते हो, वो फ्री अवेलेबल होगा टेलीग्राम पे, वहां से लिख सकते हो आप, ठीक। अब देखिए
ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट अक्रॉस सेक्टर्स। देखिए ये बॉडी ही चल रहा है, बॉडी का पैराग्राफ में आप पहले क्या लिखोगे, पहले इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया, उसके बाद आप क्या लिखोगे, फाउंडेशन मतलब स्टार्ट कैसे हुआ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कैसे, उसके ये पैराग्राफ होगा। यहाँ पे मैंने बीच में स्पेस दिया ताकि आप समझने में आसानी हो, वहां पे आपको स्पेस नहीं देना, आप कंटिन्यूटी में मतलब फॉलो करोगे चीजों को। उसके बाद आप सेकेंड पैराग्राफ लिखोगे, वो बॉडी का ही हिस्सा होगा जिसमें आप इम्पैक्ट दिखाओगे अलग अलग सेक्टर वाइज, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, गवर्नेंस, इस तरीके से। तो ये डिपेंड करता है टॉपिक के टॉपिक कि आप उसमें क्या बॉडी में क्या इंग्रेडिएंट डालोगे, और हम ये चीज सीखेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे अलग अलग टाइप्स के ऐसे करेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या इंपैक्ट होता है, कौन कौन सा सेक्टर में क्या क्या इंपैक्ट हुआ है। डिजिटलाइजेशन हैज प्रोफाउंडली इम्पैक्टेड मल्टीपल सेक्टर्स, इनहांसिंग एफिशिएंसी, एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी। ठीक, जैसे फर्स्ट सेक्टर कौन सा है, हमारा हेल्थ केयर है। इंडियाज हेल्थ केयर लैंडस्केप हैज बीन रीडिफाइंड बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी। अब कैसे हुआ ये भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपने लिख दिया कि भाई इंडिया का हेल्थ केयर तो बहुत अच्छे तरीके से रीडिफाइन किया गया, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आई है डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण। लेकिन इतना लिखना क्या सफिशिएंट है आपके एग्जामिनेशन में? आप एक दो एग्जाम्पल दोगे तभी तो समझ में आएगा कि कैसे हुआ रीडिफाइंड भाई। तो देखिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन हैव इंट्रोड्यूस्ड इनोवेशन सच एज टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन क्या है? वर्चुअल मीटिंग विद डॉक्टर्स। जनरली अगर आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, वर्चुअल मीटिंग विथ डॉक्टर्स, ठीक है, या ऐप के थ्रू। जैसे आप डॉक्टर के पास डायरेक्टली ना जाके, फिजिकली ना जाके, आप ऑनलाइन मोड में डॉक्टर से आप कंसल्टेशन ले रहे हो, दवाई के बारे में पूछ रहे हो, आपके ऐप के थ्रू आपको दवाई रिकमेंड की जा रही है कि आप, ऐप ही आपको बता रहा है कि भाई आपको ब्लड प्रेशर आपका लो है तो आपको ये दवाई लेनी चाहिए, ये चीज़ लेना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं टेलीमेडिसिन। ठीक है, मतलब इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया कि मेडिसिन आपको मिले लेकिन टेक्नोलॉजी के थ्रू, मतलब एक उसमें कहीं टेक्नोलॉजी का रोल है, उसको हम बोलते हैं टेलीमेडिसिन। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। AI ड्रिवन डायग्नोस्टिक्स, ठीक है, आजकल क्या आ गया है कि AI के थ्रू आपको डायग्नोज किया जाएगा, आपको पता लगे, AI करेगा कि आपको क्या क्या बीमारी है, उसके क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, मतलब क्या क्या इलाज हो सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, अब क्या हो गया कि हर इंसान का जो है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। मतलब अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपको कोई पर्टिकुलर बीमारी है, तो इन दैट केस जैसे वहां पे नोट हो जाएगा आपके उसमें डेटा में कि भाई आपने टीबी का इलाज करवाया सपोज। ठीक है, सपोज आपको और कोई बीमारी है, साइनस है वगैरह, जो भी कुछ है, माइग्रेन का इशू है, तो सारा जो है इस डेट मतलब आपके रिकॉर्ड्स में मेंटेन होगा कि प्रीवियसली आपके क्या क्या डोजेस चले हैं, कौन कौन सी बीमारियां आपको थी, ठीक है, कौन कौन सी दवाइयां आपको दी गई हैं, तो सारा रिकॉर्ड एक ही जगह होगा, एक आईडी मिलेगा आपको उसके हिसाब से। जैसे अगर आप किसी थर्ड डॉक्टर के पास जाते हो तो रिकॉर्ड देख के बता सकता है कि पहले क्या क्या आपको इश्यूज रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। ठीक, और ये किसके तहत किया गया है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत किया गया ये सारी चीजें। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल क्या है, ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फैसिलिटेटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव, स्ट्रीमलाइनिंग रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग वैक्सीनेशन थ्रू कोविन। आपको पता होगा कि कोविड के टाइम पे जो एक ऐप आया था कोविन, उसमें क्या होता था कि आपको पहला डोज कब मिला है, सेकेंड डोज आपको कब लेना है, ये सारा डेटा उसमें दिखता था ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो ये किसका एग्जाम्पल है? एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का ही एक अपडेटेड वर्जन है, या एक सेगमेंटेड वर्जन आप इसको कह सकते हैं। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट सेक्टर पे, अपना टूरिज्म सेक्टर। तो टूरिज्म सेक्टर भी काफी रीबिल्ड किया गया है टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, हम पहले से पता मैप के थ्रू हम जान पाते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो आप मैप के थ्रू आप देख ले पाते हो कि हमको कहाँ किस रूट से जाना है। ठीक है, टूरिज्म में काफ़ी हेल्प करता है। आजकल रेलवे स्टेशन पे जाते हो आप, ठीक है, मोस्टली रेलवे स्टेशन पे जब जाते हो तो वहाँ पे आपको दिखता है कि बड़े से स्क्रीन में आपको दिखाया जा रहा है कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन से हैं विजिट करने के लिए, वॉल पे दिखाया जा रहा है कि आप यहाँ यहाँ विजिट कर सकते हो। ये कैसे हो रहा है? डिजिटल एडवांसमेंट की वजह से हो रहा है। आप स्टेशन पे यात्री उतरते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि भाई यहाँ पे इस जगह पे कौन कौन से अच्छे लोकेशन है जहाँ हम घूम सकते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ही हो रहा है। तो डिजिटल एडवांसमेंट्स हैव रिवोल्यूशनाइज्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म। द इंटरनेट हैज ट्रांसफॉर्म्ड हाउ पीपल प्लान। आप प्लानिंग पहले कर लेते हो कि हमको कहाँ कितना डिस्टेंस लगेगा, कैसे करेंगे, होटल बुकिंग
आप घर बैठे ही कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी क्यों हो रही है ईजिली, कि आप अच्छे से एकोमोडेट कर पाओ जहाँ भी जा रहे हो घूमने। कैसे हो रहा है? टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। ऑनलाइन बुकिंग्स, वर्चुअल टूर्स, ट्रैवल कंटेंट बिकमिंग इंटीग्रल टू मॉडर्न टूरिज्म। आजकल क्या है, ट्रैवल कंटेंट बनाए जाते हैं, ब्लॉग्स बनाए जाते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे घूमने में यहाँ क्या क्या चीज़ें फेमस है, तो ताकि आप घर बैठे भी सोच प्लान कर सकते हो कि हाँ वहाँ जाके हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। वर्चुअल टूर्स, आजकल क्या हो रहा है कि वर्चुअल टूर्स करा जा रहे हैं, मतलब कि आप घर बैठे ही मतलब टूर कर सकते हो, वहाँ का सब कुछ देख सकते हो। जैसे मूवीज हम देखते हैं कि क्या क्या है, उसी तरीके से आप वहाँ के लोकेशन को आप एफोर्ड नहीं कर पा रहे हो वहाँ पे जाना, तो आप वर्चुअली उस चीज़ को, उस जगह को देख सकते हो। उसको बोलते हैं वर्चुअल टूर्स। आजकल ये भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। अब हम बात करते हैं बिजनेस एंड कॉमर्स की, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यहाँ पे भी रोल है। द एडॉप्शन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हैज सिंप्लीफाइड बिजनेस ऑपरेशंस, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी। प्लेटफॉर्म्स लाइक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी जिसको हम यूपीआई बोलते हैं, एंड इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, आईएमपीएस बोलते हैं, वो डिजिटल पेमेंट के इकोसिस्टम को बहुत बढ़िया बना दिया है। हम 1 सेकेंड में किसी को पेमेंट कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक। बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो हसल था बैंक जाने का, लाइन लगने का, ठीक है, फॉर्म भरने का, ये सारा सब कुछ खत्म हो गया। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। एक यहाँ पे डेटा देखिए, यूपीआई रिकॉर्डेड 89.5 मिलियन ट्रांजैक्शन इन 2022, ठीक है। 2022 में 89.5 मिलियन का ट्रांजैक्शन किया गया है। कब? 2022 में, यूपीआई के थ्रू। एंड बाय 2025 तक इट इज एक्सपेक्टेड टू हैंडल 1 बिलियन डेली ट्रांजैक्शन। सोचिए, 1 बिलियन ट्रांजैक्शन हर दिन होगा 2025 में, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है, यानी इस साल जो आने वाला, जो चल रहा है साल। अकाउंटिंग टू 90% ऑफ द रिटेल डिजिटल पेमेंट्स, जो रिटेल में डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं उसका यूपीआई से पेमेंट होना, यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कितना परसेंट तक हो जाएगा? 90%, यानी कैश का पेमेंट मात्र क्या है, 10% रह जाएगा। और आप देख भी रहे हो कि आजकल हर लोग जो है कैश का बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आप ऑटो हो, आप ठेला पे कुछ सामान ले रहे हो, रेडी पे ले रहे हो, दुकान में ले रहे हो, रेस्टोरेंट में ले रहे हो, होटल्स में जा रहे हो, हर जगह ऑनलाइन पेमेंट ही हम करते हैं जनरली, ठीक है। दैट इज सेफ। और ज़्यादा क्या है, मोबाइल है, सिक्योर्ड है। मोबाइल कहने मतलब फ़ोन वाला मोबाइल नहीं, मतलब कि आप उसको मूवेबल हो, मतलब इजीली कैरी कर सकते हैं, उस चीज़ को मोबाइल बोलते हैं, ठीक है। डिजिटल पेमेंट्स, इंडिया लीड्स द वर्ल्ड। डिजिटल पेमेंट्स में इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक। इंडियाज लीडरशिप इन डिजिटल पेमेंट इज अनपैरेलल्ड। अभी इंडिया ने बहुत सारे कंट्रीज के साथ, यूपीआई के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, जैसे सिंगापुर के साथ किया, भूटान के साथ किया, नेपाल के साथ किया है, ठीक है, श्रीलंका में किया है। तो ये सारे कंट्रीज के साथ कि यहाँ का जो यूपीआई पेमेंट है, ठीक है, रुपए कार्ड है, उनके साथ किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, किसके माध्यम से हो रही है? डिजिटल पेमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हो रही है, ठीक है। इस देखिए, इन 2022 इंडिया अकाउंटेड फॉर 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स। पूरी दुनिया में जितना पेमेंट होता है उसका 46% जो है इंडिया में हो रहा है। किस ईयर में? 2022 में। इसका एक ये भी रीज़न है कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए भी ये होता है। लेकिन आप पॉपुलेटेड कंट्री में भी देखो, चाइना है, यूएसए है, तो ये सारी कंट्रीज में भी पॉपुलेशन है काफ़ी, लेकिन फिर भी इंडिया का 46% प्रेजेंस होना, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, ठीक है। और सरपासिंग कौन से कंट्रीज? ब्राज़ील, चाइना, साउथ कोरिया, इन सब कंट्रीज से इंडिया आगे है। कौन से? डिजिटल पेमेंट्स करने में। द इंटीग्रेशन ऑफ India's UPI with Singapore Pay Now makes significant milestone in cross-border payment system. क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम करना भी आसान हो गया। एमओयू साइन किया जा रहा है अलग अलग कंट्रीज के साथ, ठीक है। इंडिया का रुपे कार्ड, सिंगापुर का पे नाउ, तो क्या है, इन सब से एक इजी फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो सकता है, ठीक। अब हम बात करते हैं डेटा प्रोटेक्शन एंड गवर्नेंस। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 में लाया गया था। एम्स टू सेफगार्ड इंडिविजुअल प्राइवेसी वाइल प्रमोटिंग सिक्योर डिजिटल इन्वायरमेंट। अब देखिए, इस बिल का आने का मकसद क्या था कि सब कुछ इतना ऑनलाइन हो गया, तो जाहिर सी बात है कि फ्रॉड होने के चांसेस बहुत काफ़ी बढ़ जाते हैं। आपने सुना होगा कि फेक कॉल्स आते हैं बैंक के नाम पे, फेक कॉल्स कि इतना पेमेंट कीजिए, ये ले जाइए, वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या है? डेटा का प्रोटेक्शन नहीं। आपका नंबर किसी और के पास चला रहा है, जो थर्ड पार्टीज ऐप हैं हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ हमारा डेटा चला जाता है। तो इन सब से बचने के लिए
ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया था ताकि इन सारी चीजों से बचा जा सके। ठीक, सेफ गार्ड फ्रॉम डिजिटल ब्रीच, ठीक है। तो ये पर्पस क्या था इस बिल को लाने का कि डेटा प्रोटेक्शन में गवर्नमेंट का जो है हाथ होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल इन प्रोटेक्टिंग डेटा, यानी पर्सनल डेटा, जैसे आपका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, ये थर्ड पार्टी या तो कोई तीसरा इंसान यूज ना करे अपने फायदे के लिए। बेसिक पर्पस ये था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडियाज ग्लोबल विजन फॉर डिजिटल इंक्लूजन। ठीक है, इंडिया का विजन क्या है डिजिटल इंक्लूजन, मतलब ये जो मुहिम है, ये जो चलाया गया है प्रोग्राम डिजिटल कॉन्सेप्ट का, उसमें सारे लोग इंक्लूड हो जाए, गरीब, अमीर, धनी, जो भी, ठीक है, मार्जिनलाइज्ड, विमेन, चिल्ड्रन, ये सारे लोगों को इसमें इंक्लूड करना है। हर किसी का पार्टिसिपेशन इसमें जरूरी है। लेकिन आपको एक फैक्ट बता देता हूं यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे आपको यहाँ पे डिजिटल इंक्लूजन दिख रहा है, उसी तरीके से टर्म होता है डिजिटल डिवाइड। तो डेटा क्या कहता है कि 2024 में, ठीक है, इन 2024 लेटेस्ट डेटा है ये, ओनली 31% पीपल शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये कहाँ है, रूरल एरियाज में, मतलब गांव में। ठीक है, ओनली 31% पीपल इन रूरल एरियाज यूज इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट। वहीं पे अर्बन में यानी शहरों में कितने लोग यूज कर रहे हैं, 67%। तो ये जो गैप है ना, यहाँ पे 31% और यहाँ पे 67% का ये जो गैप है, इस गैप को बोलते हैं हम डिजिटल डिवाइड। मतलब डिजिटली एक्सेस जो होने चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए डिजिटल चीज़ों में, वहाँ एक डिवाइड है, एक गैप है। ठीक है, गांव के लोगों के बीच में और शहरों में गैप है। यहाँ पे अर्बन में 67% लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट वगैरह, वहीं पे गांव में मात्र कितने, 31% लोग। ठीक है, ये टोटल पॉपुलेशन में नहीं है, मतलब कि गांव में जैसे अगर 100 लोग हैं तो मात्र 31 लोग जो हैं डिजिटली साउंड है, यानी कि डिजिटल तरीके से वो एजुकेटेड हैं, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, पेमेंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर शहर में जो है अगर 100 लोग हैं तो 67 यानी 67 लोग जो है ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा। ठीक है, एक डेटा है। एक और चीज़ है डेटा, यहाँ पे देखिए 2024 में ही इसी ईयर में 38%, यानी ये ओवरऑल है। ठीक है, यहाँ पे कोई अर्बन और रूरल नहीं मैं बता रहा हूँ, ये 38% ही हैं जो हाउस होल्ड है जो डिजिटली लिटरेट हैं। ओनली 38%, ओनली यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ओनली 38% हाउस होल्ड्स आर डिजिटली लिटरेट। कहने का मतलब क्या है कि ओवरऑल कंट्री की मैं बात कर लूँ अगर, तो अगर 100 लोग हैं पूरे देश में हमारे, तो उसमें मात्र 38 लोग जो हैं डिजिटली लिटरेट हैं, मोबाइल फ़ोन चला ले पा रहे हैं, ठीक है, बेसिक पेमेंट कर ले पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कितने लोग कर रहे हैं, 38%। अभी भी आप मान लो रिमेनिंग जो कितने बच गए, 40 यानी कि 60, यानी 62% जो लोग अभी भी हैं, ठीक है, रिमेनिंग, वो डिजिटली लिटरेट नहीं है। तो इस मुहिम का क्या है मतलब, जो डिजिटल प्रोग्राम चलाया गया है, उतने बच्चों को ट्रेन किया गया, यूथ को ट्रेन किया गया, क्यों, ये 62% को रिड्यूस करना है। ये जितना ज़्यादा कम होगा उतना हमारा डिजिटल इंक्लूजन जो है बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। आपको ये चीज़ भी ध्यान देना, जब आप ऐसे लिखते हो, ठीक है, तो आपको साथ में ये भी इंक्लूड करना है प्रेजेंट केस क्या है, एग्जाम्पल्स के थ्रू या कुछ भी। उसके बाद आप ये चीज़ स्टार्ट करोगे कि विजन क्या है आगे। पहले आप फैक्ट बताओगे प्रेजेंट हालत क्या है, फिर आगे जाओगे ना कि हम क्या कर सकते हैं डिजिटल इंक्लूजन का ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है, हम चाहते हैं, लेकिन करेंट सिचुएशन हमारा ये है। तो ये सारे फैक्ट्स भी आपको थोड़े बहुत उसमें डालने होंगे। ठीक है, अब देखिए, द इंडियाज ट्रांसफॉर्मेटिव मॉडल्स एडवोकेट्स फॉर इक्विटेबल एक्सेस टू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड वाइड। Under its G20 presidency theme One Earth, One Family, One Future, India has emphasized data for development and promoted digital public infrastructure as a shared global resources. ये तो आप लिख दोगे, लेकिन ये भी आपको मेंशन करना है कि हमारे यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे डिजिटल डिवाइड का प्रॉब्लम। हम डिजिटल इंक्लूजन की बात तो करते हैं, लेकिन क्या हमारे खुद के कंट्री में क्या डिजिटल डिवाइड का इशू नहीं है? यहाँ पे इंक्लूसिविटी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिस इज हाउ यू विल structurally
राइट इन एसे और पैराग्राफ, जो भी कह लो बॉडी में। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो कंक्लूजन में मैंने पहले भी आपको बताया कि कंक्लूजन एक समरी तरीके से होता है, उसमें आप सब कुछ डालना है, ठीक है। इंडियाज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डेमोन्स्ट्रेट हाउ टेक्नोलॉजी कैन ड्राइव इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बताया इसमें कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी लाएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी लाएगा। मतलब डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे किसी को अगर नहीं पता है, ग्रोथ का मतलब होता है न्यूमेरिकल ग्रोथ, मतलब न्यूमेरिकल इंक्रीज। जैसे कि मान के चलो मैं बोलूँ कि जीडीपी 7% से बढ़ के कितना हो गया, 9%, तो ये ग्रोथ है। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब होता है कि सपोज कीजिए पहले 80 लोग गरीब थे, ठीक है, और अभी भी 80 लोग ही गरीब हैं, या फिर मान के लिए 75 लोग गरीब हैं, तो जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है ये हिसाब से कम नहीं हो रहा है या उतना ही है। तो डेवलपमेंट यानी कि एजुकेशन में डेवलपमेंट होना, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में डेवलपमेंट होना, ठीक है, हेल्थ केयर में सही होना, मोर्टेलिटी रेट में इंप्रूवमेंट होना, ये सारे फैक्टर्स, पॉवर्टी में, एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, परचेजिंग पावर में। तो ये सारा जो डेवलपमेंट इज ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ये क्या है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, मतलब ये बहुत वाइड है। जैसे ये मान के चलिए डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल काम होता है। ग्रोथ इज इजी। ग्रोथ क्या है, गुड्स, जो भी सर्विसेज होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन है, उसके जो इनकम, मतलब उससे जो जनरेट हुआ वैल्यू मनी, वो होता है आपका ग्रोथ, वो आप बढ़ा सकते हो। मान लीजिए 10 लोग मिलके ही पूरा, जैसे कॉरपोरेट्स हैं जनरली वही चलाते हैं देश, उनकी इनकम बहुत बढ़ गई, लेकिन जो गरीब है उनकी इनकम उतनी की उतनी ही है, ठीक है, तो भी ग्रोथ आपको दिखेगा, क्योंकि ये बहुत एक्सपोनेंशियली अर्न कर रहे हैं, तो इनका पैसा भी तो देश का ही है ना, तो वो दिखता है ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे आज भी हम बहुत पीछे हैं। तो दोनों में आपको थोड़ा सा ये करना है, ठीक है। तो ये है, फ्रॉम रिवोल्यूशनाइजिंग पेमेंट टू इंश्योरिंग हेल्थ केयर एक्सेस, डिजिटल इनिशिएटिव्स हैव एम्पावर्ड मिलियंस। तो ऊपर हमने डिस्कस किया था कि कैसे कैसे हमने क्या क्या किया है, उसको थोड़ा सा हावेवर हमने बढ़ाई की थोड़ी सी कंक्लूजन में। हावेवर अब क्या करेंगे, थोड़े से डिमेरिट्स को दिखाएंगे, चैलेंजेस को दिखाएंगे। हावेवर चैलेंजेस सच एज डेटा प्राइवेसी, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि ब्रीच हो जाता है, साइबर सिक्योरिटी का इश्यू है, इक्विटेबल एक्सेस रिमेन्स, मतलब कि जैसे हमने डिजिटल डिवाइड की बात करी कि लोगों के बीच में एक्सेस कम है, जैसे अर्बन में ज़्यादा एक्सेस है लोगों के पास, जो रिच लोग हैं उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस है, वो ज़्यादा यूज़ कर पा रहे हैं, वहीं पे जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन पे का रिसोर्स कम है। सो इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए, ये हमारे चैलेंजेस हैं। एज इंडिया लीड्स ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस, सस्टेन्ड इनोवेशन, रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क्स एंड इंक्लूसिव पॉलिसी विल शेप इट्स फ्यूचर एज ए डिजिटल सुपर पावर। पहले हमने थोड़ी सी बड़ाई करी, उसके बाद हमने क्या किया, चैलेंजेस बताए, उसके बाद हम बता रहे हैं यहाँ से कि इंडिया कैसे इसमें आगे जा सकता है, मतलब फ्यूचरिस्टिक थोड़ा सा होना। तो कंक्लूजन में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहले कंपोनेंट इन द सेंस कि जो पहले आपने क्या क्या आपकी अच्छी बातें हैं, आप क्या क्या अचीव किए हो, ठीक है, यानी पॉजिटिव्स, ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस या इशूज, चैलेंजेस या फिर इश्यूज, ठीक है, जो भी हैं, मतलब डिमेरिट्स, मेरिट्स, प्रॉस, कॉन्स, ऐसे कॉन्स, मतलब जो प्रॉब्लम्स है एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद आप उसको कैसे टेकल करोगे, क्या चाहते हो, ठीक है, यानी फ्यूचर में क्या चाहते हो, वो लास्ट में आएगा। तो दिस इज हाउ यू विल कंक्लूड द टॉपिक, ठीक है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे मैं जानबूझ के एक्चुअली डिस्कस करता हूँ। बहुत लोगों का इश्यू आता है कि मतलब इतना लेंथ में क्यों पढ़ाना जब हमको 150 वर्ड में ही लिखना है। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, अगर मैं आपको 150 वर्ड में यही चीज़ को लिख के दूंगा ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप 150 के 150 वर्ड नहीं लिख के आएंगे, आपका ऐसे बहुत जनरल हो जाएगा। मैं अगेन बता रहा हूँ, कुछ फैक्ट्स होते हैं जो पढ़ने से याद रहता है, आपके दिमाग में छप जाएगा। इसमें से बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होंगे जो आपको भी याद हो गया होगा, और जब आप उसको लिखोगे 150 वर्ड्स में, कहीं ना कहीं दिख जाएगा, उससे आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे एक्चुअली में। तो जब आप खुद प्रैक्टिस करते हो ना, ऐसे इज ऑल ओवर प्रैक्टिस, आपने पढ़ा और उसको आप खुद से लिखिए, अपने वर्ड्स में लिखिए। वहां पे जो मटेरियल यहाँ पे मिल रहा है, आप याद तो करके नहीं जाओगे ना इतने सारे एसेस को, ऐसे को कभी याद मत कीजिएगा, याद रखिए, ठीक है। इसको आपको मगअप नहीं करना है, प्लीज गलती से भी याद करने की कोशिश, हाँ, इसके कॉन्सेप्ट को, कुछ फैक्ट्स को याद कीजिए, लिखना आपको खुद ही अपने वर्ड्स में। तो आप इसको खुद प्रैक्टिस कीजिए कि आप इसको 150 वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, ठीक है। आप एक बार खुद इस वीडियो को बंद कीजिए,
पेन और पेपर उठाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए, आपको पता चलेगा आप कितना लिख पा रहे हो। उसके बाद कंपेयर कीजिए कि क्या मिस आउट हुआ, हमें क्या और इंक्लूड करना है। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्हें से, ठीक है। और प्रैक्टिस से पहले आपको नॉलेज चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए। सो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ। बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम पे फ्री में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो गया। जो भी बच्चे ऑनलाइन कोर्स स्ट्रक्चर वाइज अच्छे से पढ़ना चाहते हो ऑनलाइन में इनरोल हो सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हो आप। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।